देखिए गाइस, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में रेखीय आवर्धन की परिभाषा और रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आज रेखीय आवर्धन का सूत्र। रेखीय आवर्धन की परिभाषा पहले पढ़ेंगे हम। लाइनियर मैग्नीफिकेशन। तो लाइनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? रेखीय आवर्धन, इसे हम समझ लेते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, जो गोली दर्पण होता है चाहे आपका अवतल चाहे उत्तल हो, है ना, तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका एक गोली दर्पण मान लेते हैं, अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के लंबवत, ये लंबवत ही है, मुख्य अक्ष के लंबवत ये प्रतिबिंब है और ये मुख्य अक्ष के लंबवत क्या है, वस्तु है, ठीक ना। और इनके प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, मुख्य अक्ष और गोली दर्पण के बारे में ये सभी चीज़ बता दिए हैं। तो देखिए इसमें होता है क्या, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वस्तु की जो लंबाई है, इसी को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन। इनका जो अनुपात है उसी क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन। तो देखिए इसमें नोट पॉइंट में लिखा दिए हैं, रेखीय आवर्धन का मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह दो लंबाई का अनुपात होता है। रेखीय आवर्धन जो है दो लंबाइयों का क्या होता है, अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। यह एक भौतिक राशि है, लेकिन जो मात्रा है, इसका जो मात्रक है मात्रकहीन है, ठीक है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब देखिए रेखीय आवर्धन बराबर फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। देखो यहाँ आपको थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब ये कि अगर हम क्या करें, प्रतिबिंब जो आपका ये है, वस्तु की लंबाई को अगर हम h1 मान ले और प्रतिबिंब की लंबाई क्या मान ले, h2 मान ले। वस्तु की लंबाई को h1 और प्रतिबिंब की लंबाई क्या मान ले, h2 मान ले, यही इसमें दिया गया है। तब जो रेखीय आवर्धन होता है m बराबर h2 अपान क्या, h1 लिख दिए हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई h2 तथा वस्तु की लंबाई h1 हो तो रेखीय आवर्धन बराबर m बराबर h2 अपान क्या, h1 होता है। अब हम देखेंगे रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन। इससे पहले इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके अच्छे से। देखिए गाइस, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र अब हम स्थापित करवाएंगे। अब इसमें आप थोड़ा समझ लीजिए। रेखीय आवर्धन के सूत्र स्थापित करने से पहले हम एक अवतल दर्पण बना लिए। अवतल दर्पण क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या है, वक्रता त्रिज्या या तो आप वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बता दिया गया है। तो देखिए इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम देखिए एक अवतल दर्पण बना लिए, M1 M2 एक अवतल दर्पण बना लिए और जिसका ध्रुव P और मुख्य फोकस यहाँ आपका F है, वक्रता केंद्र C है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ये मुख्य अक्ष है आपका, इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु AB रखी है, ठीक ना, जिसका उल्टा वह वास्तविक प्रतिबिंब A' B' क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक ना। और ये भी बताया गया है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के लंबवत चलती है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस होकर जाती है, और जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। और जब प्रकाश किरण क्या करते हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रतिबिंब बनाने के या प्रतिबिंब के निरूपण में आपको बताया गया ये सब चीज़ें। तो अब हम यहाँ से देखिए रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है जिसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब A' B' बनता है। वस्तु की लंबाई AB h1, प्रतिबिंब की लंबाई A' B' बराबर माइनस क्या है, h2 है। तो देखिए अब माने हैं, अब प्रतिबिंब की परिभाषा में भी आपको लिखा दिए थे कि ये आपका क्या है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसे h2 से दिखाते हैं और वस्तु की लंबाई को कहाँ दिखाते हैं, h1 से दिखाते हैं। तो अब यहाँ दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो है, दर्पण के इस दर्पण के ध्रुव से यहाँ तक जो प्रतिबिंब की दूरी है क्या है, -v है। और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी
यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, पी बी बराबर माइनस यू। अच्छा, माइनस यू और माइनस वी, और यहाँ देखिए माइनस एच टू। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका चिन्ह परिपाटी बताए थे उसके अनुसार ये क्या है, ऋणात्मक होते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये सब क्या ऋणात्मक होती है। ये दर्पण के ये दर्पण है, दर्पण का ये ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ नापी गई दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, और दर्पण के दाईं तरफ मतलब दर्पण के राइट में जो भी दूरी नापते हैं वो क्या होता है आपका धनात्मक में होती है, ठीक ना। और ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी लंबाई होती है वो धनात्मक में ली जाती है, और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी लंबाई होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उसके अनुसार ये क्या है, ऋण में रखे गए हैं, ठीक ना। अब ध्यान देना, अब इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ठीक ना, इसके बाद और आपको इस सूत्र का निगमन करवाते हैं। देखिए गाइस, अब यहाँ से हम इस सूत्र का पूरा डिटेल आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो बीपी है, ये बीपी जो है अब ये जो दर्पण पर अभिलंब है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ से एक प्रकाश किरण हम दर्पण के ध्रुव पर आपतित कर दिए, जो परावर्तन के पश्चात ये बिंदु ए डैश से होकर जाती है, ठीक ना। तो ये आपका आपतित हो जाएगा, ये परावर्तित, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब है ना, अभिलंब। तो बीपी जो है यदि बीपी दर्पण पर क्या हो, अभिलंब हो, तो आपका देखिए यहाँ से कर सकते हो कोण, देखो कोण ए पी बी, कोण ए पी बी किसके बराबर होगा, कोण बी पी ए डैश के बराबर होगा, क्योंकि ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण क्या है, आर हो जाएगा ना। तो कोण ए पी बी और कोण देखिए बी पी ए डैश, ये क्या है, परावर्तन कोण के जो परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के नियम से क्या है, बराबर है दोनों कोण, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कोण दिया है कोण ए बी पी, कोण ए बी पी और कोण ए डैश बी डैश पी क्या है, समकोण है। अगर देखें तो ये कोण समकोण है और ये कोण क्या है, समकोण है, ठीक है ना। ये भी मुख्य अक्ष पर लंब है, ये भी मुख्य अक्ष पर लंब है, तो ये क्या है, 90 अंश होगा, तो ये भी कितना होगा, 90 अंश, समकोण है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या हो जाएंगे, समकोणिक त्रिभुज हो जाएंगे। तो समकोणिक त्रिभुज जो होते हैं, समकोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, समकोणिक त्रिभुज या समरोध त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो आप देख लीजिए, अब करेंगे क्या हम, अब यहाँ देखो अगर हम रेखीय आवर्धन के परिभाषा के अनुसार चले तो पहले प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है, तो हम क्या करेंगे, उसकी परिभाषा के अनुसार चले तो आप कर सकते हैं ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के संगत है, तो ये भुजा बटे ये भुजा आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक ना, बराबर। अब यहाँ देखें तो बीपी देखो जो पी बी डैश है, ये पी बी डैश है, पी बी के क्या है, संगत है, तो लिख सकते हैं पी बी डैश बटे क्या, पी बी, है ना, इतना लिख सकते हैं। अब आप ध्यान ये देना है आपको, हम इसके पहले लिखवाए थे कि ए डैश बी डैश की जो लंबाई होती है क्या, माइनस के H2 और ए बी की लंबाई, इस ए बी की लंबाई क्या है आपका H1 है, बराबर। अब पी बी डैश का अगर देखें तो पी बी डैश अभी इसके मतलब कि आपको लिखा है, इससे पहले लिखवाए हैं, P से जो B डैश की दूरी होती है वो होती है आपका माइनस की V, और P से B तक की जो दूरी होती है वो होती है माइनस की U। अब इससे आपका कैंसिल कर देंगे तो माइनस H2 अपान क्या, H1 बराबर, ठीक ना, V अपान क्या, U। अब क्या करना है हमें, अब देखिए ये हो जाएगा H2 बटे कितना, H1 बराबर माइनस के V अपान क्या, U। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लिखेंगे रेखीय आवर्धन की परिभाषा से, रेखीय आवर्धन की परिभाषा से
रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक ना। और इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं ना। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे स्मॉल एम बराबर माइनस वी अपान क्या यू। तो यही रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन होता है, m बराबर माइनस वी अपान यू। तो देखिए रेखीय आवर्धन जो है अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए यही होगा, लेकिन अंतर इतना है कि रेखीय आवर्धन जो होता है उत्तल के लिए धनात्मक होता है और हमेशा एक से क्या होता है? कम होता है। उत्तल दर्पण के लिए भी रेखीय आवर्धन का सूत्र ही होगा, और ध्यान देना वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है और एक से क्या होता है? कम होता है। नोट पॉइंट में आप लिख लेना, तो आप चाहे तो हम बोल दे रहे हैं, आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए। उत्तल दर्पण के लिए भी रेखीय आवर्धन का सूत्र यही होगा, लेकिन धनात्मक व एक से कम, धनात्मक व एक से कम। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से आप रोक करके नोट कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है रेखीय आवर्धन के सूत्र के निगमन पर, तो आप इसे अच्छे से तैयार करिए जिससे आपको आसानी से 2 नंबर मिल सके।